चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करें। आपने देख ली थी लॉ ऑफ डोमिनेंस और उसके सारे एक्सेप्शन। अब हमें क्या देखने हैं? आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब थर्ड और फोर्थ पोस्टुलेट को देखिए। थर्ड पोस्टुलेट में आपको देखने हैं क्या? इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। या इसे आप एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। अब क्या ये इंडिकेट करता है? ध्यान से समझिएगा। आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा ये पोस्टुलेट भी किस पे बेस्ड है, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किस पे बेस्ड है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें आपने क्या देखना है, ध्यान से समझिए। आपने देखा था F1 इंडिविजुअल, जब आपने ऐसा कंडीशन देखा था, ध्यान से समझिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था कैपिटल टी पेरेंट लिया था और स्मॉल टी। तो इसे आपने माना था टॉल और इसे माना था बच्चे ड्वार्फ। और टॉल और ड्वार्फ से हमने जब क्रॉस की थी तो F1 इंडिविजुअल क्या मिला था बच्चे? F1 इंडिविजुअल मिला था हमें क्या? टॉल। और F1 का टॉल मिलना हमें कौन सी लॉ को इंडिकेट करता था? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये कहता था कि आपको जब हम डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेड्स को लेंगे तो हमारे पास F1 जनरेशन किससे रिजेंबल्स करेगा? डोमिनेंट ट्रेड से। लेकिन जब आपने F1 की क्रॉस बच्चे F1 से की थी तो कौन सा इंडिविजुअल मिला था? F2। और F2 में रिकॉल करें आपने क्या ऑब्टेन की थी? 1:2:1 ऐसी रेशियो में ऑब्टेन किया था जीनोटाइप, और 3:1 रेशियो में क्या ऑब्टेन किया था? फिनोटाइप। मतलब आपके पास आए थे टॉल, कितने आए थे? 3। और ड्वार्फ कितने आए थे? ड्वार्फ आए थे 1। तो ये क्या बता रहा है बच्चे? बता रहा है क्या कि F1 इंडिविजुअल में भले ही हमें क्या मिला? केवल डोमिनेंट ट्रेड्स, बट F2 जनरेशन में हमें डोमिनेंट के साथ क्या मिला? रिसेसिव ट्रेड्स भी। किस प्रोपोर्शन में? 3:1। तो ये क्या बताता है कि एलील्स, इसके कंसेप्ट क्या क्या याद रखेंगे? ये बताता है एलील्स कभी भी ब्लेंडिंग नहीं परफॉर्म करते। ब्लेंडिंग कहने का मतलब डेविएशन। और जब गैमेट्स फॉर्मेशन करते हैं तो एलील्स प्रॉपर्ली क्या होता है? सेग्रीगेट। और प्रॉपर सेग्रीगेशन कौन से फेज में होती है? तो याद रखिएगा एनाफेज फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट की आपने स्टेज क्या देखी थी? एनाफेज फर्स्ट। और जब गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे तो होमोजाइगस होगा तो सिमिलर टाइप के गैमेट्स बनेंगे। आपने देखा था हेट्रोजाइगस होगा तो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते थे। आपने देखा था कैपिटल ए 1 पोल पर जाता था, स्मॉल ए अदर पोल पे, और कैपिटल ए ही रहते थे तो दोनों पोल पे क्या होता था? सेम टाइप के एलिलिक फैक्टर रिसीव होते थे। तो जो गैमेट्स फॉर्मेशन हमने सीखा था बच्चे पहले, वो किस पे बेस्ड थे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की पहली प्रिंसिपल क्या याद रखना है? फर्स्ट कंसेप्ट कि आपको एलील्स कभी भी ब्लेंडिंग नहीं परफॉर्म करते। और जब गैमेट्स फॉर्मेशन होती है तो प्रॉपर क्या होते हैं? सेग्रीगेशन। होमोजाइगस होगा तो सिमिलर टाइप के गैमेट्स बनेंगे, और हेट्रोजाइगस होगा तो 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे। पूछा जाएगा अगर हमारे पास ऐसा नहीं होता और गैमेट्स की प्योरिटी मेंटेन नहीं होती तो हमारे पास F2 जनरेशन में टॉल के साथ 1 इंडिविजुअल क्या नहीं मिलता? ड्वार्फ नहीं मिलता। क्योंकि आपने ऐसी तरह की कंडीशन देखी थी, रिकॉल करें, ऐसा देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिए थे। तो हमारे पास 1 पोल पर गया था कैपिटल टी, अदर पे स्मॉल टी, तो 1 इंडिविजुअल मिला था होमोजाइगस टॉल, 1 हेट्रोजाइगस, फिर ये हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस रिसेसिव। इसका मतलब टॉल के साथ ड्वार्फ आना ये क्या बता रहा है? कि गैमेट्स अपनी प्यूरिटी को क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। क्लियर बच्चे? एक मिनट बच्चे। तो आपसे पूछा जाएगा क्या? गैमेट्स अपनी प्यूरिटी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं।
और गैमेट्स की प्योरिटी जब मेंटेन होगी तो हमारे पास क्या होगा, टॉल के साथ क्या मिलेगा, ड्वार्फ भी मिलेगा। तो हमें क्या याद रखने हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है एलील्स कभी भी ब्लेंडिंग नहीं परफॉर्म करेंगे, और जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगी तो प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा। प्रॉपर सेग्रीगेशन कौन से फेज में होगा, तो ऑप्शन में याद रखिएगा एनाफेज फर्स्ट। और होमोजाइगस के लिए क्या बनेंगे, सिमिलर है आपको जो है गैमेट्स, हेट्रोजाइगस होगा तो डिसिमिलर। यही कारण है कि F2 जनरेशन में टॉल के साथ 1 क्या मिलता है, ड्वार्फ भी मिलता है। और इसकी बेसिक एविडेंस याद रखना है तो क्या याद रखना है, गैमेट्स आर ऑलवेज क्या होंगे, प्योर, मतलब गैमेट्स की प्योरिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। और गैमेट्स की प्योरिटी डिस्टर्ब नहीं होने के कारण इसे हम एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब एक सिंपल याद रख सकते हैं कि गैमेट्स कभी भी क्या नहीं बनेगा, हाइब्रिड नहीं बनेगा। पूछा जाएगा ये लॉ कौन सी लॉ है, ट्रू लॉ, मतलब इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन आपने देखा था लॉ प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर के थे, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के थे, आगे देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी एक्सेप्शन होंगे। बट एक्सेप्शन किसके नहीं मिलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स में फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखने हैं, एलील्स, सारे पॉइंट यही सब याद रखने हैं। एलील्स नेवर शोज ब्लेंडिंग, एलील्स में कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती, ब्लेंडिंग मतलब डेविएशन होता है। 10 along with dominant traits, रेसेसिव ट्रेड्स कहां मिलते हैं, F2 जनरेशन में। रेसेसिव ट्रेड्स ऑब्टेन इन विच जनरेशन, F2। तो हमें 3 टॉल के साथ 1 ड्वार्फ भी मिला कहां, F2 जनरेशन में। नेक्स्ट पूछा जाएगा एलील्स गेट सेपरेटेड या सेग्रीगेटेड, कब सेग्रीगेट होते हैं, सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। ये स्टेज याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन से फेज से रिलेटेड है, मियोसिस के, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा एनाफेज फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, होमोजाइगस क्या बनाता है, होमोजाइगस फॉर्म सेम सिमिलर गैमेट्स। आपने देखा था कैपिटल ए होगा तो प्रॉपर सेग्रीगेशन दोनों पर सेम होगी, तो सेम टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो होमोजाइगस फॉर्म सिमिलर गैमेट्स, वेयर एज हेट्रोजाइगस फॉर्म डिसिमिलर गैमेट्स। और एक वर्ड में अगर इंडिकेट करने के लिए आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को, तो हम क्या लिख सकते हैं, गैमेट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होंगे, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, ये इसकी बेसिक एविडेंस है। तो नोट में याद रखेंगे गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड। इस पे हम एक क्वेश्चन बना के आपको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड। तो बच्चे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या क्या याद रखने हैं, ध्यान से समझिए। पहला क्या याद रखना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं, कौन सी क्रॉस करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो पेरेंट लेते थे टॉल और ड्वार्फ। तो F1 जनरेशन किससे रिजेंबल्स करता था बच्चे, टॉल से, मतलब उसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था। बट F2 जनरेशन में टॉल के साथ एक ड्वार्फ भी क्यों आता है, क्योंकि एलील्स कभी भी ब्लेंडिंग नहीं परफॉर्म करते, और ब्लेंडिंग नहीं परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा बच्चे, आपको प्रॉपर सेग्रीगेशन होगी गैमेट्स की। और सेग्रीगेशन कौन से फेज में होगा, एनाफेज फर्स्ट। और एनाफेज फर्स्ट की ये सेग्रीगेशन करेगा, एनाफेज फर्स्ट की सेग्रीगेशन आपको करेगा, एनाफेज फर्स्ट की सेग्रीगेशन जो है वो प्रॉपर गैमेट्स फॉर्मेशन में। और प्रॉपरली गैमेट्स बन गए तो क्या होगा, हमारे पास जो है वो टॉल के साथ क्या मिलेंगे, ड्वार्फ भी मिलेंगे। तो F1 जनरेशन क्या कर रहा है कि F1 जनरेशन आपको जो है केवल डोमिनेंट ट्रेड्स को दे रहा है, बट F2 जनरेशन में डोमिनेंट के साथ रेसेसिव आना, ये क्या बता रहा है कि गैमेट्स कभी भी अपनी प्यूरिटी को मेंटेन करता है और कभी भी हाइब्रिड फॉर्म में नहीं मिलता। पूछा जाएगा गैमेट्स की सेपरेशन कौन से फेज में होती है, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा एनाफेज फर्स्ट।
और होमोजाइगस होगा तो आपने क्या पढ़ा था, सेम टाइप के एलिलिक फैक्टर जाएंगे बोथ पोल पे, तो क्या बनेगा, सेम टाइप का आपको गैमेट्स। और जब हेट्रोजाइगस होंगे तो डिसिमिलर टाइप के गैमेट्स बनेंगे। मतलब हमें क्या याद रखने हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि गैमेट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होंगे, मतलब गैमेट्स की प्यूरिटी क्या होगी, मेंटेन। तो ये लॉ समझ में आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन पहले याद रखना है किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स बेस्ड है बच्चे किस पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। और ये क्या कहता है कि अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑब्टेन करते हैं तो भले ही F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, केवल डोमिनेंट ट्रेड्स, बट आपको F2 जनरेशन में डोमिनेंट के साथ एक क्या मिलेगा, रेसेसिव भी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एलील्स कभी भी ब्लेंडिंग नहीं परफॉर्म करते, और इस कारण से डोमिनेंट ट्रेड्स के साथ F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, रेसेसिव भी। पूछा जाएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एलील्स की प्रॉपर सेग्रीगेशन होती है, और सेग्रीगेशन कौन से फेज में होती है, एनाफेज फर्स्ट। तो क्या मिलता है आपको, टॉल के साथ वन क्या मिलता है, ड्वार्फ। अगर होमोजाइगस कंडीशन हो एलील्स की तो सिमिलर टाइप के गैमेट्स बनते थे, और हेट्रोजाइगस था तो डिसिमिलर। तो हमें एक कंसेप्ट हमने पहले पढ़ा था बच्चे, टाइप्स ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, वो किसके बेसिस पे थे, इसी लॉ की बेसिस पे। हमने लिखा था कैपिटल ए हो तो दोनों पोल पे सेम टाइप का एलील जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए हो तो डिफरेंट टाइप के एलिलिक फैक्टर जाते थे। तो हमने होमोजाइगस में सिमिलर गैमेट्स बनेगा, हेट्रोजाइगस में डिसिमिलर, और गैमेट्स कभी भी हाइब्रिड नहीं होंगे, मतलब गैमेट्स की प्यूरिटी क्या होगी, मेंटेन। इसलिए हम इस लॉ को एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। एग्जाम में आएगा ये कौन सी लॉ है, ट्रू लॉ। क्यों ट्रू लॉ है, क्योंकि इसके कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस के 4 एक्सेप्शन पढ़ा था, लॉ ऑफ आपको जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी एक्सेप्शन आगे देखेंगे, लिंकेज, बट इसके कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए कौन सा लॉ है बच्चा, ट्रू लॉ। तो एग्जाम में आएगा इस 4 पोस्टुलेट्स में ट्रू लॉ कौन है, तो ऑप्शन में कौन सा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इसे हम ट्रू लॉ क्यों करें, क्योंकि इसके कोई भी एक्सेप्शन नहीं पढ़ने। अब हमें क्या देखना है, कैसे गैमेट्स हाइब्रिड नहीं होते, उस पर क्वेश्चन बना देता है। तो हमें देखना है गैमेट्स हाइब्रिड कैसे होंगे। हाँ बच्चे, क्या है, टॉल केस में ऑफस्प्रिंग की हाइट फादर जितनी ही होगी। हाँ, अगर बच्चे होमोजाइगस टॉल है तो उतने ही होंगे, फिनोटाइप तो दोनों के सेम होंगे बच्चे, दोनों में, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस में अनिल। बस आपको जो है जब हो आपको कंडीशन आएगी जीनोटाइप की तो आपको जेनेटिक मेकअप अलग होगी, लेकिन हाइट दोनों की सेम रहेंगे, आइदर होमोजाइगस टॉल हो या हेट्रोजाइगस। क्लियर बच्चे। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सबको समझ में आ गया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि आपको जो है अगर हम F2 जनरेशन ऑब्टेन करते हैं तो टॉल के साथ ड्वार्फ भी आता है। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि एलील्स प्रॉपर सेग्रीगेशन परफॉर्म करते हैं, और सेग्रीगेशन से गैमेट्स की प्यूरिटी क्या रहती है, मेंटेन। ये हमें क्या बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको इस पे एक क्वेश्चन बताया जो हमने अभी कंसेप्ट लिखा है, इस पे गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, इस पे हम एक आपको जो है बताते हैं क्वेश्चन देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप समझेंगे कौन सी गैमेट्स हाइब्रिड है। तो हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स में पूछा जाएगा ये कौन सी लॉ है, तो ट्रू लॉ। और ये भी तीनों आपने पहली वाली 3 जो पोस्टुलेट देखी इसको इंक्लूड करके सब किस पे बेस्ड है, मोनोहाइब्रिड। अब जो 4th पोस्टुलेट देखेंगे उससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लें जो प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स को इंडिकेट करता है। यहां तक क्लियर। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़े। चलिए बच्चे आप देखें, इस पे क्वेश्चन एक कर लें फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से आंसर बताइएगा, सभी का आंसर सही होना चाहिए।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स की बेसिस पे विच सेट ऑफ गैमेट्स नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल सेट नहीं होंगे। ध्यान से ऑप्शन को देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बना देंगे किस पे, लॉ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की जो हमने लास्ट में एक लाइन लिखी है, गैमेट्स आर नेवर हाइब्रिड, उस पे, उसी पर ये क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मेडिकल एग्जाम में। बताइए बच्चे कौन सी गैमेट्स पॉसिबल नहीं होगी, ऑप्शन को देखिए, बताइए विच गैमेट्स नॉट पॉसिबल, कौन सा गैमेट्स का सेट पॉसिबल नहीं होगा। रजनीश का आंसर है बच्चे डी, डी पॉसिबल नहीं होंगे। और कोई कौन से गैमेट्स पॉसिबल नहीं होंगे, हम लोग पहली क्लास में ही पढ़े थे बच्चे गैमेट्स फॉर्मेशन। गुंजन का आंसर है सेकंड, और सॉरी ए और बी कर दिए, नहीं 4 ही तो है, 1 2 3 और 4। हाँ हाँ, गुंजन का आंसर है सेकंड। अभी 2 ऑप्शन आ गए, एक फोर्थ आ गए, एक सेकंड आ गए, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। सिंपल सोचना है, आपने गैमेट्स फॉर्मेशन सीखी है बच्चे, इसी के बेसिस पे। अलीसा आपका आंसर फोर्थ। बच्चे क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है, कौन सा गैमेट्स पॉसिबल नहीं है। अभी तक भी सही आंसर कोई नहीं पहुंचे। हाँ अब सही आया, कुछ का सही है बच्चे, एक आंसर सही आया है, कशिश का भी सही है, रजनीश हाँ अब सही हुआ बच्चे। चलिए क्वेश्चन क्या था समझिए, कौन से सेट पॉसिबल नहीं है, ध्यान से समझिएगा। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा बच्चे, हमने गैमेट्स फॉर्मेशन पहली क्लास में आपको बताया था, किस लॉ से, यही प्रिंसिपल ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स से। समझिए हमने ऐसा ऑप्शन दिया था बच्चे, आपसे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया था, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी ए स्मॉल बी अगर जीनोटाइप हो बच्चे तो कितने गैमेट्स बनेंगे। तो आपने सीखा था ये दोनों हेटेरोजाइगस है तो वन पोल पर जाएगा कैपिटल ए, अदर पे स्मॉल ए, सेकेंड पे जाएगा आपको यहाँ पे फिर सेकेंड जनरेशन, एक पर कैपिटल बी एक पर स्मॉल बी, क्योंकि गैमेट्स क्या है आपको अपनी प्योरिटी मेंटेन करते हैं और सेग्रीगेशन प्रॉपर परफॉर्म करते हैं। यहाँ भी कैपिटल बी स्मॉल बी, तो पहले गैमेट्स क्या बने थे बच्चे, कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा क्या बना था कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा क्या बना था स्मॉल ए कैपिटल बी, फोर्थ बना था स्मॉल ए स्मॉल बी। तो हमारे पास ये 4 गैमेट्स बने थे अगर जीनोटाइप था कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन से गैमेट्स नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगा। कैपिटल ए स्मॉल ए साथ आना, इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर सेग्रीगेटेड नहीं हुए, किस फेज में, एनाफेज फर्स्ट में। तो ये बच्चे आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो गैमेट्स हमारे पास प्यूरिटी अपनी क्या रखेगी, मेंटेन रखेंगे। कब, जब प्रॉपर सेग्रीगेशन होगी। और यहाँ पर दोनों का साथ आना मतलब प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुए और गैमेट्स क्या बन गया, हाइब्रिड। जैसे ऑप्शन में आएगा आपको क्या देगा, ऐसा देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट नॉट पॉसिबल, अगर ऐसा दे दे कैपिटल ए स्मॉल ए साथ आना, इसका मतलब दोनों एलिल्स की प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुए। अगर ऐसा दे देता कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब ये भी आपको हाइब्रिड बन गए, और हाइब्रिड गैमेट बनने का मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी की प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुई, कैपिटल ए और स्मॉल ए का प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ। तो सबको कंसेप्ट में समझ में आ गया सबका, कि अगर हम प्रॉपर सेग्रीगेशन करेंगे तो वन पोल पर जाएगा कैपिटल ए, अदर पोल पर क्या जाएगा स्मॉल ए, वन पोल रिसीव करेगा कैपिटल बी, अदर स्मॉल बी, वन पोल कैपिटल बी स्मॉल बी। तो हमारे पास गैमेट्स 4 ही बनेंगे, क्या क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये 4 गैमेट्स बनेंगे। कौन सा गैमेट्स पॉसिबल नहीं होगा, हाइब्रिड, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल नहीं होंगे। तो सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर एग्जाम में आएगा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन से एक क्वेश्चन आएगा कि विच सेट ऑफ गैमेट्स नॉट पॉसिबल, तो आप ऑप्शन में कौन सर्च करेंगे बच्चे, ऑप्शन में आएगा आपके पास कौन, ऑप्शन में आएगा वैसी गैमेट्स जो कैसी हो, हाइब्रिड। सबको कंसेप्ट क्लियर। तो आप ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे विच सेट ऑफ गैमेट्स नॉट पॉसिबल,
तो आपको क्या पहचानने हैं, कौन सी गैमेट्स पॉसिबल पहचानने हैं, जो हाइब्रिड हो। तो देखिए ये गैमेट्स हाइब्रिड है। हाइब्रिड कहने का मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए वन पोल पे आपको आ गए, तो ये क्या बता रहा है, ये प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, कि कौन सी सेट पॉसिबल नहीं है। तो हमने थर्ड पोस्टुलेट देख ली, अब कौन से पोस्टुलेट पे आए, फोर्थ। अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे लास्ट पोस्टुलेट जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको समझा। ये कंसेप्ट क्लियर ना बच्चे, सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जैसे एग्जाम में आएगा गैमेट्स कौन पॉसिबल नहीं है, तो आप हाइब्रिड गैमेट्स फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। और जो हमने गैमेट्स फॉर्मेशन सीखी थी वो किसके बेसिस पे थे, आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेसिस पे। चलिए अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। चलिए अब देखें फोर्थ पोस्टुलेट। अब फोर्थ पोस्टुलेट को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ध्यान से समझिएगा, ये लास्ट पोस्टुलेट है मेंडल की, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। या इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट, इसे एक और नाम से जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट। अब ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट और प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये फोर्थ पोस्टुलेट है जिसकी बेसिस क्या है, अभी तक जितने भी पोस्टुलेट देखे थे वो किसकी बेसिस पे था, मोनो हाइब्रिड। बट इसकी बेसिस क्या है बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन से हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, प्रिंसिपल ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट की बेसिस डाई हाइब्रिड क्रॉस, और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, इसके आपको जो है वो कौन से क्रॉस पे बेस्ड थे, मोनो हाइब्रिड। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो याद कीजिए बच्चे, डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन क्या आए थे, 9:3:3:1। अब अगर हम इस रेशियो को डिस्क्राइब करें बच्चे तो क्या आएगा, समझिएगा। पहले वाले जो 9 आए थे बच्चे वो क्या थे, डोमिनेंट पेरेंट। ये 9 जो आया था बच्चा वो क्या आया था, डोमिनेंट पेरेंट। ध्यान से समझिएगा, डोमिनेंट पेरेंट के नंबर F2 जनरेशन में कितने आए थे, 9। आपने देखा था जो पर्पल के साथ राउंड था वो क्या था, 9। अब बच्चे याद कीजिए 1 क्या थे, 1 थे रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट कहने का मतलब आपने देखा था व्हाइट के साथ क्या होने चाहिए, रिंकल। और ये जो 6 थे बच्चे वो था रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट किसके बाद ऑब्टेन होता है, आगे देखिएगा क्रॉसिंग ओवर के बाद, जब हम लोग लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे। तो आपने क्या देखा था, 9 था पेरेंटल डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट पेरेंट, 1 थे रिसेसिव पेरेंट मतलब आपको जो है पेरेंटल रिसेसिव, और ये 6 थे रिकॉम्बिनेंट। आपने एक देखा था पर्पल फ्लावर के साथ क्या था, रिंकल सीड, और एक देखा था व्हाइट फ्लावर के साथ राउंड सीड। तो ये क्या बता रहा है, रिकॉम्बिनेंट मतलब नई कॉम्बिनेशन बने किसके बाद, क्रॉसिंग ओवर के बाद। तो एग्जाम में आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या रैंडम असॉर्टमेंट क्या कहता है, तो ये कहता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब आप सेवरल ट्रेड्स लेंगे, तो आपने कितने कैरेक्टर लिया था बच्चे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, 2। एक लिया था फ्लावर की कलर और एक लिया था सीड की शेप, और उसमें ट्रेड्स कितने ले लिए थे, 4। फ्लावर की कलर में 2 ट्रेड्स था, एक आपने देखा था पर्पल और व्हाइट, और सीड की शेप में भी 2 ट्रेड्स थे बच्चे, एक था राउंड और एक क्या था, रिंकल। तो हमने सेवरल कैरेक्टर लेके भी क्रॉस करनी है, तो क्या होगा, F2 जनरेशन में ईच कैरेक्टर आपको क्या होंगे,
प्रॉपरली आपको जो एक्सप्रेस होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि गैमेट्स की जो है आपको फॉर्मेशन के साथ साथ जो एलील्स की अरेंजमेंट है वो कैसी है? इंडिपेंडेंट है। मतलब ईच कैरेक्टर जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? सेपरेट क्रोमोसोम पे। तभी तो हमें क्या मिला? 9 मिला पेरेंटल डोमिनेंट, 1 मिला पेरेंटल रिसेसिव और 6 की नंबर में क्या मिला? रिकॉम्बिनेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? सेवरल कैरेक्टर लेने पर भी ईच कैरेक्टर एक्सप्रेस क्यों होते हैं? क्योंकि एलील्स की या कैरेक्टर की प्लेसमेंट क्या है? आपको जो है सेपरेट क्रोमोसोम पे है। तो सेपरेट क्रोमोसोम पे रहने को ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रैंडम असॉर्टमेंट। पूछा जाएगा ये इस लॉ के कोई एक्सेप्शन है? हाँ, इसके एक्सेप्शन कौन सा है? लिंकेज। लिंकेज हमें डिटेल में पढ़ना है, बट लिंकेज यहाँ किसके एक्सेप्शन है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। इसलिए हम इस लॉ को क्या नहीं मानते? इस लॉ को ट्रू लॉ नहीं मानते। 4 पोस्टुलेट्स में एक ही ट्रू लॉ था, अभी जो हमने जस्ट पहले पढ़ा, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसकी प्रिंसिपल क्या है बच्चे? इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? इन डाइहाइब्रिड क्रॉस इफ सेवरल कैरेक्टर टेकन फॉर क्रॉस each character appears in F2 generation। कैस क्यों अपेयर होते हैं? एज एलील्स आर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। अब इसे हम ट्रू लॉ मानेंगे? नहीं। ट्रू लॉ क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इसके आपके बच्चे क्या है? एक्सेप्शन। और इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। अब हम आपको इसको एक डायग्राम से सेपरेट करके बताएंगे तो ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ट्रू लॉ है? नहीं, इसका मतलब है एक्सेप्शन। इसका एक्सेप्शन कौन से है बच्चे? लिंकेज। लिंकेज एक्सेप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेंडल अगर लिंकेज डिफाइन कर पाते तो कौन सी लॉ जो है वो आपको जो है वो फॉर्मुलेट नहीं कर पाते? कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक और क्वेश्चन आता है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की जगह मेंडल ने 8 ली होती तो क्या होता? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं आता और उन्हें क्या पॉसिबिलिटी मिल जाती? लिंकेज की। वैसे भी मेंडल अपनी एक्सपेरिमेंट के समय जहां जहां लिंकेज मिला था उसको छोड़ के आगे बढ़ गए थे। आपने देखा था 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे बच्चे 3 कैरेक्टर थे, प्लांट की हाइट, फ्लावर की पोजीशन और पॉट की शेप। तो वहां क्या था? वहां भी मेंडल को लिंकेज मिल गया था, लेकिन मेंडल ने लिंकेज को छोड़ के आगे प्रोसीड कर लिया था। अगर लिंकेज वहां पर फाइंड आउट हो जाते तो ये लॉ हम लोग नहीं पढ़ रहे होते। मतलब इसके एक्सेप्शन कौन है? लिंकेज। तो अब लिंकेज क्या है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है उसको हम एक डायग्राम के साथ आपको क्लियर कराएंगे तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एक क्वेश्चन करा के आपको बताएंगे। तो एग्जाम में आएगा क्या? इन डाइहाइब्रिड क्रॉस ये लॉ क्या कहता है कि हम किस पे बेस्ड हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस पे। और डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमने 2 कैरेक्टर ली और उसमें कितने ट्रेड्स लिया? 4। और 4 ट्रेड्स सेपरेटली हमें आपको फाइंड आउट हुए किसमें? F2 जनरेशन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि सारे एलील्स की आपको जो है वो जो प्रेजेंस है वो कहाँ है? सेपरेट क्रोमोसोम पर। अगर यही जीन आपस में लिंक्ड होते तो हमारे पास ये लॉ नहीं आ रहा होता। कौन सा? लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या रैंडम असॉर्टमेंट। पूछा जाएगा इसके एक्सेप्शन कौन है? लिंकेज। तो हमें जो ये रेशियो मिला 9:3:3:1 ये सेपरेटली क्यों मिला? क्योंकि आपको जो है एलील्स की प्रेजेंस जो है वो कहाँ है? सेपरेट क्रोमोसोम पे। इसको हम एक डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और रैंडम असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है और जो हम आगे पढ़ेंगे लिंकेज उसका मतलब क्या होता है। तो इसमें हम एक क्वेश्चन देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या और लिंकेज का मतलब क्या। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया कि डाइहाइब्रिड ये लॉ क्या कहता है कि अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं सेवरल कैरेक्टर को लेके तो ईच कैरेक्टर क्यों आपको मिलते हैं? क्योंकि एलील्स की प्रेजेंस कहाँ है या जीन की प्रेजेंस है कहाँ पे? सेपरेट क्रोमोसोम पे। और इस सेपरेट क्रोमोसोम पे प्रेजेंस को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम इसे देखना है या रैंडम असॉर्टमेंट। जब हम इसे लिंकेज की कंडीशन से कोरिलेट करेंगे तो देखिएगा कि आपको अलग नेचर आएगा
और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएंगे तो अलग नेचर आएंगे। तो इस लॉ की आप जो है स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आप इसको क्वेश्चन बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है और लिंकेज का मतलब क्या होता है। ध्यान से इस लॉ के क्वेश्चन को समझिएगा, तब ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम इस पोस्टुलेट की जो है वो बेसिक एविडेंस ले, और ये ट्रू लॉ नहीं है क्योंकि इसके एक्सेप्शन है बच्चे, लिंकेज। तो हम आपको लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे एक क्वेश्चन देते हैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे लिंकेज जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या है, एक्सेप्शन है। तो पहले आपने देखा था प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, अभी थर्ड पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट कौन सा है बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या इसी को एक और नाम जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ रैंडम, और इसके एक्सेप्शन कौन है, लिंकेज। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम इस पे आपको क्वेश्चन कराएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लिंकेज क्या होता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। इसके स्क्रीनशॉट ले। चलिए, अब बच्चे आपको हम क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है लिंकेज में। लिंकेज तो वैसे हमें आगे पढ़नी है, जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे उसके बाद, लेकिन हमें यहाँ पे लिंकेज के कंसेप्ट को समझना और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के समझने के लिए हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो दोनों आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, आपने बच्चे अभी देखा है इसमें कितने गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। आंसर बताइए, हाउ मेनी गैमेट्स फॉर्म। अभी हमने बनाया था कितने गैमेट्स बनेंगे, ये तो आपने पहली क्लास में सीखा था। हाउ मेनी गैमेट्स फॉर्म, कोशिका 4, लक्षिता 4, कशिश 4, इसी का 4, सही है। 4 गैमेट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे बच्चे, आपने देखा है 1 पोल पर जाएगा कैपिटल ए, अदर पे स्मॉल ए, 1 पोल पर कैपिटल बी, अदर पे स्मॉल बी। ध्यान से समझिएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो एक गैमेट्स बना कैपिटल ए कैपिटल बी, एक बना कैपिटल ए स्मॉल बी, एक बना स्मॉल ए कैपिटल बी, एक बना स्मॉल ए स्मॉल बी। अब बच्चे सबको क्लियर हो गया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, समझिए। ऐसा सेग्रीगेशन क्यों होगा बच्चे, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे कैपिटल ए है, ध्यान से समझिएगा, दूसरे क्रोमोसोम पे है स्मॉल ए, तीसरे पे है बच्चे क्या, कैपिटल बी, और फोर्थ पे है बच्चे स्मॉल बी। समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम आपको समझा रहे हैं क्या होता है। हमें ऐसे गैमेट्स क्यों मिले, क्योंकि सब आपको क्रोमोसोम पे अलग अलग एलिलिक फैक्टर है। 1 क्रोमोसोम पे है कैपिटल ए, अदर पे है स्मॉल ए, नेक्स्ट पे है कैपिटल बी और अदर पे है स्मॉल बी। इसका मतलब गैमेट्स की प्लेसमेंट, ये 4 क्रोमोसोम है बच्चे, इस पे है कैपिटल ए, इस पे है स्मॉल ए, इस पे कैपिटल बी, इस पे है स्मॉल बी, तो सब प्रॉपर सेग्रीगेट होंगे। तो हमारे पास कितने गैमेट्स बने, 4। और इसकी प्लेसमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। कैपिटल ए की प्लेसमेंट इस पे इंडिपेंडेंट है, इस पे स्मॉल ए की, इस पे कैपिटल बी की, इस पे स्मॉल बी की। तो सबकी प्लेसमेंट क्या है बच्चे, इंडिपेंडेंट। इसी को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब आपको जो है ये सेपरेटली प्लेस्ड है, ईच एलिल्स की प्लेसमेंट अलग अलग क्रोमोसोम पे है। तभी हमें क्या मिला, हमें मिला आपको जो है कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, 4 गैमेट्स बने। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज कर दे। अब इसका आंसर अगर आपने बता दी
तो मतलब ये कंसेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा। पूछा जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इफ इंडिकेट लिंकेज, ध्यान से समझिएगा, इंडिकेट लिंकेज, हाउ मेनी गैमेट्स फॉर्म, क्या आंसर होगा? अगर ये लिंकेज परफॉर्म करते तो हमारे पास जो है क्या क्या बनता आंसर? क्या ये आंसर 4 रहते या चेंज होते? क्वेश्चन समझ में आया? पहले में ये नहीं पूछा कि आपको क्या कंसेप्ट है, उसमें पूछा कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी है तो कितने गैमेट्स बनेंगे? तो आपका आंसर था 4 बनेंगे। तो अब बताइए, हाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी हो, अगर लिंकेज हो तो गैमेट्स कितने बनेंगे? तो गैमेट्स का आंसर होगा बच्चे, गैमेट्स बनेंगे 2। कैसे समझिएगा, जीन जब लिंक्ड होते हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, 2 मिनट बोर्ड पर देखिए, एक होता है कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी लिंक्ड हो सकते हैं, या बच्चे स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। तो ऐसे लिंकेज को हमने क्या पढ़नी है? ऐसे लिंकेज को हम कहते हैं सिस। आगे देखिएगा, जब दोनों डोमिनेंट पेरेंट, दोनों एलिल्स एक जगह हो और रिसेसिव एलिल्स एक जगह हो तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? सिस। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे भी तो हो सकते हैं बच्चे, लिंकेज मतलब क्रोमोसोम पे जीन आपस में क्या हो? लिंक्ड हो, मतलब पास पास प्रेजेंट हो। ये आगे हम लोग लिंकेज देखेंगे, बट यहाँ कंसेप्ट समझना है, इसी से हमें लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिफरेंस पता होगा। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है बच्चे, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, तो इस पॉसिबिलिटी को हम लोग पढ़ते हैं ट्रांस। तो एग्जाम में आएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी हो और जीन लिंक तो आपको कितने गैमेट्स बनेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए कितने गैमेट्स बनेंगे तो आप समझिएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा कितने गैमेट्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू लिंकेज तो समझिएगा ये लिंकेज का क्वेश्चन है और वहां पे 4 गैमेट्स लिखेगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ क्या क्या बन सकता है समझिए, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है बच्चे तो गैमेट्स क्या बनेंगे? आप ही बताइए, ऐसी पॉसिबिलिटी है तो गैमेट्स बनेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी साथ बनेगा और स्मॉल ए स्मॉल बी ये बनेगा, मतलब 2 गैमेट्स। ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो कितने गैमेट्स बनेंगे? 2, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, मतलब गैमेट्स के नंबर कितने हो गए बच्चे? 2। या तो सिस वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है या ट्रांस। तो पूछा जाएगा अगर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी हो तो कितने गैमेट्स बनेंगे? ध्यान से समझिएगा, यहां आंसर होगा गैमेट्स कितने बनेंगे? 2। यहां आंसर बच्चे कितने थे? यहाँ कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी नॉर्मल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंसेप्ट है, तो गैमेट्स कितने बने? 4। तो वहां गैमेट्स बने बच्चे 2, यहाँ गैमेट्स बने 4। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है मतलब सेपरेटली प्रेजेंट है एलिल्स की, अगर यही एलिल्स आपको साथ साथ हो तो क्या बता रहा है कि एलिल्स या जीन आपस में क्या है? लिंक्ड है। तो इसे लिंक कंडीशन को हम क्या पढ़ते हैं? लिंकेज। तो ये कंसेप्ट दोनों से क्लियर हो गया। एक बार और देखिए, एग्जाम में आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने गैमेट्स बनेंगे? तो आप समझिएगा ये कंसेप्ट किससे पूछा जा रहा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आप नॉर्मल कंसेप्ट से बना के और कितने गैमेट्स लिखेंगे? 4। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लिंकेज परफॉर्म करे तो कितने गैमेट्स होंगे? तो लिंकेज मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम की जीन, आप क्रोमोसोम पे जीन की प्लेसमेंट कैसी हो? लिंक्ड कंडीशन में। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है? सेपरेटली प्रेजेंट। ये सेपरेट है, ये सेपरेट क्रोमोसोम पे है, ये सेपरेट पे है, ये सेपरेट पे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी लिंक्ड है और स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी लिंक्ड है। तो दोनों डोमिनेंट एलिल्स एक तरफ, दोनों रिसेसिव, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम आगे पढ़ते हैं, कहते हैं सिस। एक रेसेसिव, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव ऐसे हो तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांस। तो या ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तो 2 गैमेट्स, ऐसी भी पॉसिबिलिटी होगी तो 2 गैमेट्स। तो पॉसिबिलिटी और लिंकेज की टेंडेंसी में हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कितने गैमेट्स देंगे? तो आपका आंसर आएगा 2। इसको ध्यान से समझिएगा, अभी हम एक क्वेश्चन देंगे, दोनों मिक्स कर देंगे, कहेंगे हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट परफॉर्म कर रहा है और हाफ लिंकेज, तो कितने गैमेट्स बनेंगे? तो आपको आंसर बनाना होगा आपको। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये है क्वेश्चन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, और ये बच्चे क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग है? लिंकेज। लिंकेज हमें डिटेल में पढ़नी है आगे, बट हम यहाँ सिस और ट्रांस दोनों में से एक ही हो सकते हैं। हाँ बच्चे रजनीश, या तो सिस की पॉसिबिलिटी हो सकती है या ट्रांस की, दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी, दोनों नहीं होंगे साथ साथ। मतलब 2 पॉसिबल कंडीशन आता है लिंकेज का,
लेकिन आपको एक जो क्रॉस में जब आएंगे तो सेम टाइप की कंडीशन आएगी, या तो सिस आएगा या ट्रांस आएगा। तो लिंकेज हमें आगे पढ़नी है, बट लिंकेज यहाँ पर थोड़ा सा बताना जरूरी था, क्योंकि आप ये समझ पाए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब सेपरेटली प्लेस्ड, और लिंकेज मतलब जीन आपस में लिंक्ड हो। इसी कंसेप्ट पे हमें जो है एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, जिसमें आधा बनाएंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आधे बनाएंगे आपको लिंकेज। तो आपको बताने हैं कितने गैमेट्स बनेगा। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर इस क्वेश्चन के, फिर हम दोनों को हाइब्रिड करके दे। तो जितने क्वेश्चन आते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, वो हम सारे क्वेश्चन जो है देख लेंगे क्लास में। तो इसी का डेटा सेम रहेगा या डिफर होगा। तो हम आप इसके थर्ड क्वेश्चन देते हैं, जो फ्रीक्वेंटली आप दोनों को मिला के बनेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी होगा और लिंकेज भी होगा। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़े। चलिए बच्चे, इसका आंसर सभी बताइएगा एकदम सही। अगर इसका आंसर बता दिए तो आप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज पे जो गैमेट्स फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन आएंगे वो हम आसानी से बना सकते हैं। और इससे हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है और लिंकेज क्या कहता है। वैसे लिंकेज तो हमें आगे काफी डिटेल में पढ़नी है। देखिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, आपको बताने नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे बनेगा। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, ये बच्चे हाफ परफॉर्म कर रहे हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या फॉलो कर रहा है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आईएस आपको आईए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये बच्चे हाफ जो है जीनोटाइप फॉलो कर रहा है लिंकेज। ध्यान से सोच के बताइएगा, ये दोनों जो है लिंकेज परफॉर्म कर रहा है, ये दोनों परफॉर्म कर रहा है बच्चे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हाउ मेनी गैमेट्स फॉर्म? हाउ मेनी गैमेट्स फॉर्म? सही सही आंसर बताना है। कितने गैमेट्स बनेंगे? गुंजन का आंसर है 6, कोशिका का आंसर है 6, दिव्या का आंसर है 4, दिव्या शर्मा गैमेट्स ही बताने बच्चे। हाँ, पारुल का आंसर है 6, अंजू का आंसर है 6, इशिका का आंसर है 6, लक्षिता आपका आंसर है 6। सबका आंसर 6 आ रहा है। बच्चे यहीं पे गलती कर रहे हैं, नंबर ऑफ गैमेट्स बनेंगे 8। समझिए 6 क्यों लिखते हैं आप, उसमें क्या कंफ्यूजन आ जाती है, समझिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा ध्यान से समझिएगा। हमने आपको एक बच्चे कॉम्बिनेशन बताया था, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला, उसी पर निकालिए। नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चे? 2n। ध्यान से समझिएगा, जहां n क्या था बच्चे? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। ये कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। जिनका जिनका 6 आया और 4 आया है, 8 कैसे आएगा ध्यान से समझिए। हमने पढ़ा था क्या कि नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने की फॉर्मूला क्या पढ़े थे बच्चे? 2n, वेयर n इज हेट्रोजाइगस। अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता बच्चे तो हम लोग क्या लिखते? 1 2 3 4, 2 और आंसर क्या लिखते बच्चे? 16। लेकिन यहाँ ये नॉर्मल कंसेप्ट नहीं है। हाफ जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट परफॉर्म कर रहा है और हाफ क्या परफॉर्म कर रहा है? लिंकेज। तो हमारा आंसर क्या होगा समझिएगा। इस क्वेश्चन को आप अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर ले। समझिए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये तो बच्चे सबको क्लियर है कि इसमें गैमेट्स बनेंगे। अगर ऐसा होता तो 4 बनते, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लेकिन ये दोनों बच्चे लिंकेज है, तो आपने 4 + 2 लिख के 6 लिख दिया। नहीं बच्चे, 4 × 2 कितने होंगे? 8। कैसे? समझिए। अब ये लिंकेज होता तो कैसा होगा, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी। लिंकेज होंगे तो पॉसिबिलिटी बच्चे कितनी होगी आपको जो है वो कितने गैमेट्स बनने की? 2 गैमेट्स बनने की। एक बनेगा सिस या एक बनेगा ट्रांस। तो हम लोग क्या करें,
जहां लिंकेज दिया है उसको ऐसे कन्वर्ट कर ले। मान लीजिए सिस होगा बच्चे तो इसको कैपिटल वाई मान लीजिए, और ये इसको मान लीजिए आपको स्मॉल वाई, तो ऐसा चेंज हो जाएगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जो लिंकेज होते हैं उसमें कितने गैमेट्स बनता है, लिंकेज में आपको जो है इस जीनोटाइप से 2 बनता है, तो उसको हमने अपनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। क्या, इसको माना कैपिटल वाई, इसको माना स्मॉल वाई, मतलब 2 ही गैमेट्स बने। तो क्या आंसर होगा बच्चे, हमें अब हेटेरोजाइगस पेयर कितने आए बच्चे, 3, तो 2 रेज़ पावर 3, आंसर क्या बनेगा 8। आप गलती कहाँ की है बच्चे, ये तो सही निकाल लिए कि इसमें कितना बनेगा, इसमें निकाल लिया बनेगा आपको 4, बट यहाँ 4 इंटू 2 होंगे तो आपको क्या बन जाएगा बच्चे 8, ना कि 6। आपने 4 + 2 कर दिया। समझ में आ गया गलती कहाँ की है, सबको क्लियर? कि आपसे पूछा जा रहा है क्या, ये बनाएंगे बच्चे 4 और ये बनाएगा 2 गैमेट्स, तो 4 इंटू 2 करना है, ना कि 4 + 2। 90% बच्चे यही गलती करते हैं। जब भी हम ये क्वेश्चन आज तक दिए हैं तो सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 सही निकालते हैं, इसको 4 निकालते हैं, इसको 2 निकालते हैं, बट ऐड कर देते हैं। यहाँ ऐड नहीं करना है, बट 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए 8। कंसेप्ट क्लियर? एक और क्वेश्चन इस पे हम देंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज को मिक्स करके क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या देता है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कितने गैमेट्स बनेंगे, तो समझिएगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से। कभी देगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लिंक्ड हो तो कितने बनेंगे, तो वहां 4 लिखेंगे, यहाँ 2। और कभी मिक्स करके दे देगा कि हाफ जो है लिंकेज परफॉर्म कर रहे हैं, या सर्टेन जीनोटाइप लिंकेज परफॉर्म कर रहा है, सर्टेन जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो बताइए कितने आंसर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब पूछा जाए तो हम लोग को क्या याद करना है कि जो लिंक्ड है उसमें आपको जो है सेपरेट कर लेंगे, वहां गैमेट्स क्या बनेगा, या तो सिस के अकॉर्डिंग या ट्रांस के अकॉर्डिंग, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सेपरेटली असॉर्ट है। तो यहाँ बन रहा था बच्चे, अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया गैमेट्स को किस फॉर्म में, आपको जो है हेटेरोजाइगस पेयर में, तो यहाँ 2 ही बनते, तो हमने क्या कर लिया यहाँ 2⁻3, आंसर कितना हो जाएगा 8। अब सबको कंसेप्ट क्लियर? अब हम अगला क्वेश्चन देंगे, ये गलत नहीं होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तक जो क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा, क्योंकि इसके एक्सेप्शन लिंकेज है, और लिंकेज हमें डिटेल में पढ़नी है, बट लिंकेज को यहाँ और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझाने का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही होता है। अब हम इस पे एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो सबका सही होना चाहिए। चलिए पहले इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक क्वेश्चन दे और इसको सब सही बनाइएगा। चलिए अब इसका आंसर सबको सही आना चाहिए। ये आ गया तो हमने मेंडल की सभी पोस्टुलेट देख ली, और मेंडल की पोस्टुलेट और उसके एक्सेप्शन से एक क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में बच्चे फिक्स होता है, एक क्वेश्चन क्रॉस से आते हैं, तो सारे क्वेश्चन इससे जो 5 आते हैं मेडिकल एग्जाम में वो फिक्स है। 1 क्वेश्चन लिंकेज से, 1 म्यूटेशन से, ये सब फिक्स होते हैं। हाँ अब बताइएगा, हाउ मेनी गैमेट्स फॉर्म, छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं लेकिन आंसर सबका सही होना चाहिए। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, ये बच्चे परफॉर्म कर रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये जीनोटाइप परफॉर्म कर रहे हैं लिंकेज। अब इसका आंसर सबको सही बनाना है, अब गलत नहीं होना चाहिए। चलिए क्या होगा, ये सेट जो है ये जीनोटाइप इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो कर रहा है और ये परफॉर्म कर रहा है कौन सा, लिंकेज, कितने बनेंगे, ये तो सबका सही होना चाहिए। हाँ अब सही है दिव्या, आपका आंसर सही है, सही है बच्चे, अब सबका सही हो गया। समझ में आ गया कंसेप्ट क्या करना है, जो गैमेट्स दिए हो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को तो आप वैसे ही काउंट करेंगे, बस जो लिंकेज होगा उसको अपनी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे ऐसे। अब देखिए सबका सही है 4 4,
कोशिका सही है, सारे बच्चे का सही है, सही है, अब सही है, समझ गए आप लोग सब। देखिए क्या करना है, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ऐसे इसको लिख दीजिए, और ये लिंकेज है तो इसको मान लीजिए ऐसे पॉसिबिलिटी वाला है, इसको कैपिटल वाई, इसको स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब बच्चे क्या हो जाएगा, अब हेटेरोजाइगस पेयर कितने हो गए, 2, यहाँ से 2 ही गैमेट्स बनेंगे और यहाँ भी 2 ही बनेगा, तो हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 2 4, तो हमने इसको अपने फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया 2 इंटू 2 4। क्लियर बच्चे? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सबको समझ में आ गया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लिंकेज ये दोनों एक दूसरे के एक्सेप्शन है, इसलिए हम इसे कौन सी लॉ नहीं मानते, ट्रू लॉ नहीं मानते। तो अब हमारे अंदाज से आपको जो है लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की कंसेप्ट क्लियर हो गई। वैसे लिंकेज तो हमें डिटेल में पढ़ना है, सिस लिंकेज, ट्रांस लिंकेज, लिंकेज ग्रुप, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद एनसीईआरटी ने दिए। लेकिन यहाँ पे हमें लिंकेज का थोड़ा सा क्वेश्चन कराना आपको जरूरी था, इससे आपको लिंकेज और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर बच्चे, सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे देखें। देखे बच्चे, आपने कंप्लीट मेंडलियन पोस्टुलेट देख ली। पहला क्या देखा बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, और प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर ट्रू लॉ नहीं थे, क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या थे, एक्सेप्शन बहुत सारे थे, हेमीजाइगस कंडीशन जो था, सो या कंडीशन आते थे आपको मोनोप्लॉइड या हैप्लॉइड या पॉलीप्लॉइडी। फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, उसके भी बहुत सारे एक्सेप्शन थे। लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, या आपने देखा क्या उसे कहते थे, उसे प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, इसके कोई एक्सेप्शन नहीं थे, तो वो कौन सा लॉ था, ट्रू लॉ। फिर हमने देखा डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड कौन सा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी ट्रू लॉ नहीं है, मतलब इसके भी क्या है, एक्सेप्शन। अब हम लोग अगली क्लास में क्या देखेंगे, प्लियोट्रॉपिक। क्या देखेंगे, प्लियोट्रॉपिक। और प्लियोट्रॉपिक देखने के बाद क्या देखेंगे, इसी का एक रिवर्स आएगा। प्लियोट्रॉपिक देखने के बाद पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ये दोनों आप पढ़ के आएंगे, एक आएंगे प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक को एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब किया है एग्जांपल के साथ, और एक बच्चे आपसे पूछा जाता है पॉलीजेनिक, मतलब दोनों रिवर्स है। प्लियोट्रॉपिक में क्या देखेंगे, वन जीन शोज सेवरल फिनोटाइप, और यहाँ इंडिकेट करेंगे सेवरल जीन परफॉर्म सेम कैरेक्टर, तो दोनों एक दूसरे का रिवर्स होगा। तो हम पहले प्लियोट्रॉपिक देख लेंगे, तो इसी का रिवर्स फॉर्म कौन सा हो जाएगा, पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक में क्या देखेंगे, जैसे हमारी ये स्किन कलर 3 पेयर ऑफ जीन से डिटरमाइन होता है, तो वन कैरेक्टर कंट्रोल बाय सेवरल जीन, तो उसे देखेंगे पॉलीजेनिक। और सिंगल जीन शोज सेवरल फिनोटाइप, प्लियोट्रॉपिक। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्ट है, मतलब दोनों में सेम आपको जो है कंसेप्ट रिवर्स हो जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल जीन शोज सेवरल फिनोटाइप, यहाँ हो जाएगा सेम कैरेक्टर इंडिकेटेड बाय सेवरल जीन। जैसे हमारे इंटेलिजेंस देखेंगे 25 जीन से कंट्रोल होता है, हमारी हाइट कंट्रोल होता है आपको 5 पेयर ऑफ जीन से, हमारे स्किन कलर डिटरमाइन होता है 3 पेयर से, तो इससे हम क्या देखेंगे, पॉलीजेनिक। तो हम अगली क्लास में आप पढ़ के आइएगा बच्चे, क्या प्लियोट्रॉपिक जो एनसीईआरटी में भी है, और पॉलीजेनिक, ये दोनों देख लेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पे। तो प्लियोट्रॉपिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अगली क्लास में पढ़ना है। यहाँ तक सब समझ में आ गया बच्चे? चलिए, तो हम लोग अब प्रिंसिपल ऑफ जो है डोमिनेंस देख लिए, सेग्रीगेशन देख लिए, पेयर्ड फैक्टर देख लिया, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके बच्चे, थैंक यू सो मच। कल पढ़ के आइएगा क्या, प्लियोट्रॉपिक और
पॉलीजेनिक, ये दोनों डिस्क्राइब कर लेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच बच्चे। सब क्वेश्चन को ढंग से बनाते रहिए डिफरेंट बुक से, इससे क्या होगा कि आपको जो है जेनेटिक्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे। वैसे हम मोस्टली क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आप बुक से करेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ हमें कहाँ कहाँ जो है कंसेप्ट जो है लैग कर रहा है। क्लियर बच्चे? थैंक यू सो मच बच्चे।